हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। कैसे हो बच्चे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ अब आप सब बहुत अच्छे से हो और साथ ही साथ आप सबका स्टडी के लिए जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो हो चुका है डेवलप। मुझे बहुत खुशी है कि जो मेरा ये +1 का न्यू बैच है ये सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैच है। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे? बेटा आप सबको अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस दिए थे, सब बच्चों ने वो कंप्लीट भी किए। एक या दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको थोड़े बहुत डाउट्स हैं, वो मैं फोन पर ले चुका हूं। वैसे तो आज मुझे एक नया चैप्टर शुरू करना था, पर अब मैं नया चैप्टर शुरू नहीं करूंगा। क्या करेंगे जी? नहीं बेटा नहीं, कोई नया टॉपिक नहीं है। टॉपिक आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ भी आपको नहीं सीखना। एक तो बच्चे देखो, आप सब जानते हो, आप सब ने 10th की है, 9th की है ना। हमारे दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं बच्चे सोल्व्ड क्वेश्चन, एक होते हैं अनसोल्व्ड। होता क्या है बच्चे, इसका नाम है इलस्ट्रेशंस। जितने भी आपके क्वेश्चंस सॉल्व है बुक में उनका नाम है इलस्ट्रेशंस, और जो अनसॉल्व क्वेश्चन है आपके वो है आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। मैं सोचता हूं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चन आपको करने हैं उन क्वेश्चंस के मैं आपको मार्क भी करा दूंगा कि बेटा ये क्वेश्चन आपने करना है, और उस क्वेश्चन में अगर कोई डिफिकल्ट पॉइंट है तो मैं आपसे वो डिस्कस करने लगा हूं ताकि मेरे बच्चे बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यानी कि हमारे जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो मेरे भी कंप्लीट हो चुके हैं, बच्चों के भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यानी कि बैक क्वेश्चंस। बेटा हो सकता है जो एडिशन मेरे पास है टीएस ग्रेवाल का, आपका एडिशन वो ना हो, किसी का एडवांस हो या किसी का लास्ट ईयर वाला हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है जी? हाँ जी सर। बच्चे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। पॉइंट नंबर 2 में कराने जा रहा हूं आपको, परचेज गुड्स। आप मार्क कर लेना, जो पॉइंट्स मैं आपको कराऊंगा आप उनको मार्क करके कहीं ना कहीं नोट कर सकते हो। जब आप खुद सॉल्व करोगे तो आप उसको हेल्प के तौर पे यूज कर सकते हो। हाँ जी, क्वेश्चन है परचेज गुड्स। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 इजी है, आप खुद कर लोगे। परचेज गुड्स फॉर कैश 5000 एंड ऑन क्रेडिट 2000। यानी बच्चे बहुत ही सिंपल है, पर एक ही लाइन में दे दिया है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। पहला इसने बोला है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। इधर आपका आ जाएगा सीरियल नंबर, ठीक है जी। इधर आप लिखोगे ट्रांजैक्शन, इधर आ जाएगा एसेट, इधर आ जाएगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹5000 एंड ऑन क्रेडिट ऑफ ₹2000। क्या बोलता है? ये बोलता है हमने गुड्स परचेज की, 5000 रुपए कैश में परचेज की और 2000 की उधार है। तो जो हमने कैश में परचेज की, परचेज गुड्स इन कैश, स्टॉक में आ जाएंगे गुड्स 5000 और बच्चे कैश से माइनस हो जाएगा 5000। हमने 5000 की गुड्स परचेज की एंड इकट्ठा ही है बच्चे ऑन क्रेडिट, हमने कैश एंड क्रेडिट पे परचेज की, तो टोटल 2000 की हमने और परचेज की। तो बच्चे टोटल लिखना है आपको, यहां पे आपको लिखना है 7000 की गुड्स परचेज की, 5000 की कैश दिए और 2000 उधार, तो टोटल कितनी गुड्स आई? 7000 की। 5000 कैश चले गए और बच्चे 2000 की लायबिलिटी क्रिएट होगी, 2000 के क्रेडिटर क्रिएट हो गए 2000 रुपीज। समझ आए बच्चे? बच्चे माइनस की जगह आप ब्रैकेट लिख सकते हो, ब्रैकेट का मतलब माइनस ही होता है। हाँ जी सर, कहने का मतलब
ट्रांजैक्शन नंबर 2 में परचेज गुड्स इन कैश एंड ऑन क्रेडिट, 5,000 की कैश में परचेज की, 2,000 की उधार में परचेज की। तो जो कैश में परचेज की वो है 5,000 की, जो उधार परचेज की वो है 2,000। टोटल 7,000 की गुड्स ली, जिसमें से 5,000 कैश में पे करे तो कैश से माइनस हो गए, 2,000 अभी पे करने हैं तो लाइबिलिटी बन गई, लाइबिलिटी बना दी। होप सो ये पॉइंट मेरे सारे बच्चों को क्लियर है। हाँ जी, इसी का है बच्चे लास्ट पॉइंट, रेंट पेड ऑफ ₹1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। रेंट पेड कहते हैं हमने 1,000 रुपए रेंट पे किया, 1,000 रेंट पे किया। ये गलती से मैंने ना रब कर दी, ठीक है जी। तो बच्चे 1,000 का रेंट पे किया, एक कैश में से माइनस हो जाएंगे 1,000, रेंट पे किया, एक तो कैश चला गया, दूसरा हमारा खर्चा है, खर्चा बच्चे कैपिटल से माइनस हो जाता है। एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹200, वो क्या बोलते हैं 2,000 का आउटस्टैंडिंग है, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट, एक तो है हमारी लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट 200, और दूसरा ये खर्चा भी है तो 200 रुपए एक और खर्चा है, 200 भी कैपिटल से माइनस हो जाएगा। बच्चे आपने अलग अलग माइनस नहीं करना, टोटल ट्रांजैक्शन है ये, तो टोटल कितने माइनस होंगे 1200। अलग अलग की जगह आप इकट्ठे भी कर सकते हो, 1200 माइनस। समझ आ गया? 1,000 पे कर दिया, वो तो खर्चा है ही, 200 साथ में आउटस्टैंडिंग था, तो 1,000 कैश चला गया, 1200 कैपिटल में और 200 यहां पे। हाँ जी सर, समझ आ गई। उसके बाद बच्चे आप सबने करना है बैक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 मैं रीड कर देता हूं कौन सा है। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। सॉरी प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। अब बच्चे पॉइंट नंबर 3 मैं करा रहा हूं, बैक क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट नंबर 3। सोल्ड गुड्स, क्या कहते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20%। ध्यान से समझना बच्चे, हमने गुड्स सेल की, हमने गुड्स कैश पर भी सेल करी, हमने गुड्स क्रेडिट पर भी सेल करी। जैसे पिछले क्वेश्चन में परचेज की थी, थोड़ी परचेज कैश में की थी, थोड़ी परचेज उधार की थी, ऐसे ही अब हम सेल कर रहे हैं, थोड़ी सी सेल कैश में, थोड़ी सी सेल क्रेडिट पे। क्या कहते हैं जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में कितनी सोल की, जिसकी कॉस्ट 10,000 थी, कॉस्ट कितनी थी 10,000। वो कहता है 10,000 कॉस्ट की गुड्स सेल की एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और साथ में क्या बोलता है, हमने जो गुड्स क्रेडिट पे सेल करी है उसकी कॉस्ट हमारे लिए थी 15,000, वो भी हमने सेल की एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। क्या कहते हैं, देखो बच्चे समझो ध्यान से क्या कह रहा है। बेटा मैंने गुड्स परचेज की, जब मैं गुड्स परचेज करूंगा क्या मैं सेम रेट पे मार्केट पे सेल करूंगा? नहीं। मान लो एक चीज मैंने 10,000 की परचेज की, तो मेरे लिए कॉस्ट कितनी है 10,000। अब मैं उसको सेल करूंगा तो प्रॉफिट ऐड करके सेल करूंगा। मैं 10,000 की चीज को 12,000 15,000 ऐसे में सेल करूंगा, हाँ या ना? वेरी गुड। तो बच्चे ये कहता है पहले इसको भूल जाओ, पहले इसको पढ़ते हैं। कहता है हमने कैश में सेल किया,
गुड्स जिसकी कॉस्टिंग हमारे लिए 10,000 की थी, जो गुड्स हमने 10,000 में परचेज किए थे, वो गुड्स हमने सेल किए 20% प्रॉफिट पर। तो बच्चे प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000 की चीज 10,000 की परचेज की, इसके ऊपर 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 20%, 2,000। कहने का मतलब 10,000 की चीज हमने परचेज की, 2,000 प्रॉफिट हमने कमाना है, 2,000 प्रॉफिट, तो मैं कितने की सेल करूंगा? वेरी गुड, यानी कि ये बोलता है कॉस्टिंग रुपीज 10,000, सेल प्राइस 12,000। समझ आई? 10,000 की चीज को 12,000 रुपए में सेल किया। कैश में या क्रेडिट में? कैश में। ये 12,000 कैसे आए? आइए मैं आपको बताता हूं। बच्चे कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो। देखो जी, हाँ जी, समझ आ गई ना आपको? मैं बताता हूं आपको एक चीज। बच्चे देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है परचेज प्राइस, एक होता है सेल प्राइस। आपको पता है सेल प्राइस कैसे निकलता है? आइए देखते हैं सेल प्राइस कैसे निकलता है बेटा। सेल प्राइस होता है परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट। मान लो 10,000 की गुड्स मैं परचेज कर रहा हूं, उसके ऊपर 2,000 में प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो बच्चे मैं कितने की सेल करूंगा? 10,000 की चीज को जब मैं 12,000 की सेल करूंगा तभी तो 2,000 का प्रॉफिट आएगा। तो परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट, परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस। तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्राइस। वो कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स कैश में सेल किए, कॉस्टिंग रुपीज 10,000, हमारे लिए जिसकी कॉस्टिंग 10,000 रुपए थी, यानी हमारे लिए परचेज प्राइस 10,000 का था, उसको 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट कैसे निकाला? प्रॉफिट निकाला बचे 10,000 के ऊपर 20%, 2,000, तो क्या आ गया? 10,000 परचेज प्राइस और 2,000 प्रॉफिट, तो टोटल सेल प्राइस आ गया 12,000। ठीक है सर, आगे बात समझ? तो बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट। हाँ जी, सेल गुड्स सेल किया ना। देखो जी बेटा, मैंने जब सेल की गुड्स 10,000 की गुड्स 12,000 में सेल की, तो मेरी गुड्स कितनी गई? 10,000 की या 12,000 की? बेटा मेरा स्टॉक जो कम हुआ वो 10,000 का कम हुआ, 10,000 का स्टॉक चला गया। कैश कितना है मेरे पास? 12,000। 10,000 की गुड्स को 12,000 कैश पे सेल कर दिया, तो 10,000 की गुड्स गई और कैश आ गया 12,000, और 2,000 मेरा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है। समझ आ गई ये वाली ट्रांजैक्शन? हाँ जी सर। अब है ट्रांजैक्शन इसकी आधी, अभी हाफ ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन नंबर अभी 2 करते हैं ध्यान से। आगे बोलता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कुछ गुड्स कैश में सेल की थी, कुछ गुड्स क्रेडिट पे सेल की थी। तो बच्चे जो गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल की हैं, उधार पे सेल की हैं, वो हमने परचेज की होंगी। कितने की परचेज की थी? कॉस्टिंग रुपीज 15,000। क्या कहना चाहता है? इसको सारे को ही रब कर देते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा बना देंगे। कहता है मेरे बेटा 15,000 की चीज 15,000 की हमने खरीदी थी, उसको 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो ये 15,000 क्या है? परचेज प्राइस एक तरह से। प्रॉफिट कितना है? 15,000 का 20%,
20% ऑफ 15,000। 1 2 1 2 3,000 रुपीज। तो सेल प्राइस कैसे आ जाएगा? सेल प्राइस 15 परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट दैट इज 18,000 रुपीज। हाँ जी बेटा, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 15,000 की गुड्स हमने 18,000 में सेल कर दी। कहते हैं ना, क्या कहते हैं जी? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज 15,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, 15,000 की चीज 20% प्रॉफिट पर सेल कर दी, तो मैंने प्रॉफिट निकाल दिया, तो मेरे को सेल प्राइस पता चल गया। 15,000 की चीज मैंने 18,000 में सेल की है। बताइए, क्या ये गुड्स कैश में सेल हुई है या उधार? उधार सेल हुई है। तो बच्चे आपके पास आ जाएगा ट्रांजैक्शन। देखिए ध्यान से, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। बच्चे स्टॉक, स्टॉक से कितना माइनस होगा? 15,000 की चीज 18,000 में सेल कर दी, तो 15,000 माइनस होगा या 18,000? सर स्टॉक जाएगा मेरा 15,000। वेरी गुड। क्या पैसे आ गए? नहीं, पैसे अभी लेने हैं। लेने हैं तो एसेट बन गया। किससे लेने हैं पैसे? डेटर से। डेटर से पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं बच्चे? 3,000 रुपए। नहीं नहीं नहीं, डेटर से लेने हैं 18,000 रुपए, 18,000 रुपीज। 15,000 की चीज सेल की है 18,000 पे, तो 18,000 लेने हैं। प्रॉफिट कितना हो गया? 3,000। प्रॉफिट ऐड हो जाएगा बच्चे कैपिटल में। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। बच्चे ये तो मैंने आपको ट्रांजैक्शन अलग अलग करके दिखा दी। वैसे टोटल ट्रांजैक्शन कैसे है? ये टोटल देखो, टोटल हमारी गुड्स गई है 25,000 की, 10,000 की कैश में, 15,000 की उस पे। ठीक है, ये है स्टॉक। हमारा कैश कितना आया? कैश आया हमारा 12,000। डेटर कितने बने? डेटर हमारे बने 18,000। प्रॉफिट कितना हुआ टोटल? प्रॉफिट टोटल हमारा हुआ 5,000। 3,000 उस पे, 5,000 उस पे। तो ऐसे करनी है आपको ट्रांजैक्शन। ये आपको इकट्ठी करनी है। टोटल गुड्स गई 25,000 की, 25,000 की गुड्स हमने सेल कर दी, 12,000 कैश में आया, 18,000 लेना है। टोटल कितना हो गया? 30। यानी 25,000 की गुड्स हमने 30,000 में बेच दी, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। कंबाइंड एंट्री मैंने आपको बता दी। होप सो क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर है। डाउट्स है? डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पूरा कर लेना। सॉरी, बैक क्वेश्चन 7 4th। उसके बाद बच्चे बैक क्वेश्चन नंबर 10th पूरा करना है आपको। मैं इसका लास्ट पॉइंट करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। Prove that the accounting equation is satisfied in all of the following transaction of Suresh. Also prepare a balance sheet. First transaction है commenced business with cash of rupees 60,000। ये मैं नहीं करा रहा हूं, इसका लास्ट पॉइंट देखेंगे। Bought motorcycle for personal use of rupees 5,000। वो क्या बोलता है? 5,000 की बाइक परचेज की पर्सनल यूज के लिए। देखो बच्चे, जब भी हम बिजनेस से पैसा निकालेंगे, किस लिए? पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होती हैं वो? ड्राइंग्स। वेरी गुड। तो बच्चे ट्रांजैक्शन नंबर 1, एक सेकेंड, परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। बच्चे मैंने बिजनेस से पैसे लिए और अपना पर्सनल यूज कर लिया उसको, तो क्या होगा? एक तो बिजनेस से कैश चला गया, कैश में से माइनस। दूसरा मेरी हो गई ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बच्चे क्या होती हैं? कैपिटल से माइनस। वेरी गुड, आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, ये आपको समझ आ गया। बैक क्वेश्चन नंबर 10 आपने कंप्लीट करना है। लिखते चले जाते हैं। अभी हमने किया है बैक क्वेश्चन नंबर 4, 7 एंड 10। 4, 7, 10 ये आपका होमवर्क भी है।
बैक क्वेश्चंस, ठीक है ना। ठीक है जी, ये सारा का सारा आप सबका होमवर्क भी है बेटा। हाँ जी, उसके बाद आप सब निकालो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15। मैं लिख देता हूं बच्चे, ये क्या है आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सारी, कभी आप ढूंढते रहो। ठीक है जी, ये सब आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 4, 7, 10। अब है हमारी 15, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे 15 जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स चेक होने वाले हैं, तो ध्यान से करना इसे। आइए बनाते हैं। सीरियल नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 15। सीरियल नंबर ट्रांजैक्शंस, इधर आ जाएगी आपकी एसेट। वैसे तो जरूरत ही नहीं है इसकी। इधर आ जाएगा आपका कैपिटल, प्लस लाइबिलिटी। यहां पे सारी हम एसेट्स लिखेंगे। हाँ जी बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से करेंगे इसको। क्या कहते हैं जी, निकालो सारे बच्चे फटाफट। हाँ जी, शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। डी, एक पर्सन है बच्चे। डी, महापत्रा commenced business with cash of ₹50,000, 1 lakh by check, goods 60,000, machinery 1 lakh and furniture 50,000। देखो जी बच्चे, व्हाट इज कैपिटल? व्हाट इज कैपिटल? कैश और एनीथिंग इन काइंड इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अगर आप बिजनेस में कैश लगाते हो तो कैश भी कैपिटल है, और कोई गुड्स, कोई एसेट भी लगाओगे एनीथिंग इन काइंड, वो भी क्या है? कैपिटल। इलस्ट्रेशन नंबर बैक क्वेश्चन नंबर 15 पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? एक पर्सन है बच्चे जो बिजनेस शुरू कर रहा है, वो कैश भी लगा रहा है, वो चेक भी लगा रहा है, वो क्या लगा रहा है साथ में? गुड्स भी लगा रहा है, मशीनरी भी और फर्नीचर भी। तो सारी की सारी इसकी क्या है? कैपिटल, क्योंकि कैश और एनीथिंग इन काइंड। तो बच्चे एक तो इसने कैश लगाया, साथ में इसने बैंक में पैसे डाले, और कौन सी एसेट लगा रहा है ये? साथ में इसने स्टॉक में भी डाला कुछ, साथ में मशीनरी भी है, साथ में फर्नीचर भी है। समझो जी। तो बच्चे ट्रांजैक्शन नंबर 1 बिजनेस कमेंसमेंट। बच्चे बिजनेस शुरू कर रहा है, वो कैश कितना लगा रहा है? 50,000 कैश में आ जाएगा। चेक बच्चे, चेक से पैसा कभी कैश में नहीं मिलता, चेक से पैसा बैंक में जाता है। तो चेक कितना लगाया उसने? 1 लाख बैंक में लगा दिया उसने। गुड्स कितनी डाल दी बिजनेस में? 60,000। उसने ये कुछ
ये बच्चे ये सारी की सारी जो ये एसेट्स लगा रहा है ये कमेंसमेंट में लगा रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में ही जब बिजनेस खोला तो बिजनेस के अंदर ये सब कुछ उसने इंट्रोड्यूस किया, कैश डाला, बैंक डाला, थोड़ा स्टॉक डाला, मशीनरी परचेज की, साथ में 1 लाख की मशीनरी डाल दी उसने बिजनेस में, और साथ ही साथ उसने फर्नीचर उठाया और डाल दिया। तो टोटल कैश और एनीथिंग इन काइंड इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो सारी की सारी क्या है, ये कैपिटल है। 50 प्लस 1 लाख, 1,50,000 प्लस 60,000, 2,10,000, 2,10,000 प्लस 1 लाख, 3,10,000 प्लस 50, 3,60,000। तो कितनी कैपिटल आ गई? प्लस माइनस अगर गलत है तो आप ठीक कर लेना। समझ आ गई जी? 3,60,000 उसने इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज पॉइंट नंबर 1। ट्रांजैक्शन नंबर 2 भी मैं ही कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है। कहता है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज। बच्चे देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली ट्रांजैक्शन जो थी वो सारी की सारी क्या है, कैपिटल है। पॉइंट नंबर 2 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कहते हैं 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। अबव गुड्स, इससे ऊपर कितनी गुड्स है बच्चे? ये गुड्स है ना बच्चे, टोटल ये गुड्स है ना। तो कहता है 1/3 ऑफ दिस, 1/3 ऑफ अबव गुड्स। 1/3 मतलब 1/3, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अबव गुड्स कितनी है? 60,000। तो कितना हुआ 1/3 ऑफ अबव? दैट इज 20,000। कहते हैं 1/3 ऑफ अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, हमने सेल कितने में किया? 10% अबव कॉस्ट, यानी कि प्रॉफिट कितना है हमारा? प्रॉफिट है हमारा। बच्चे एक बात बताओ, क्या वो सारी गुड्स सेल कर रहा है? नहीं, वो सारी गुड्स सेल नहीं कर रहा। वो बच्चे 1/3 सेल कर रहा है, यानी कि 20,000 सेल कर रहा है 10% प्रॉफिट पे। तो 10% प्रॉफिट कितना होगा? 20,000 का 10%, दैट इज 2,000। यानी कि सेल प्राइस कितना आ गया? परचेज प्राइस 20,000, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 22,000 रुपीज। यानी कि 20,000 की गुड्स 22,000 में सेल कर रहे हैं। नोट करो फटाफट, क्या कहते हैं जी? 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, 1/3 ऑफ अबव गुड्स सेल की है 10% प्रॉफिट पे। यानी कि ये नोट कर लिया आपने? हाँ जी। देखिए ध्यान से, तो बच्चे सेल प्राइस कितना है, कितने में सेल कर रहा है? वो सेल कर रहा है 20,000 की गुड्स को 22,000 रुपीज में। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। यहां तक समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। देखो जी बच्चे, हमने 22,000 की गुड्स सेल की, तो कितने पैसे हमारे पास आने चाहिए? हमारे पास 22,000 रुपए हमने लेने हैं। वो कहता है 22,000 में से हाफ पेमेंट मिली है, यानी कि 11,000 कैश में आ गए और 11,000 क्रेडिट हो गया। क्रेडिट मतलब डेटर बन गए। समझ आई? वो कहता है 20,000 की गुड्स सेल कर दी 2,000 के प्रॉफिट पे। कॉस्ट कितनी थी? अब समझना ध्यान से, 20,000 की गुड्स 2,000 प्रॉफिट कमा के 22,000 में सेल कर दी। जब पैसे लेने की बारी आई तो आधी पेमेंट मिल गई, हाफ पेमेंट। 22,000 का हाफ करके देख लो, 22,000 का हाफ 11,000 ना, है ना। तो बच्चे वो क्या कहता है, हाफ पेमेंट कैश में मिल गई, तो जो नहीं मिली वो उधार हो गया। उधार मतलब लेने हैं तो डेटर बन गया। तो बच्चे पूरी ट्रांजैक्शन के ये सारे इफेक्ट आएंगे, ठीक है जी। पूरी ट्रांजैक्शन के ये इफेक्ट आएंगे। सोल्ड गुड्स
इन कैश एंड ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स सेल किए हैं कैश में भी और क्रेडिट में भी। तो बच्चे 20,000 की गुड्स 22,000 में सेल कर दी, तो स्टॉक कितना जाएगा? 20,000। 20,000 की गुड्स 22,000 में सेल कर दी, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो गया। 20,000 का सामान चला गया, 2,000 का प्रॉफिट आ गया। अब 22,000 रुपए लेने हैं, 11,000 कैश आ गया तो 11,000 कैश में ऐड, और 11,000 के बन गए डेटर। 11,000 के बन गए डेटर। यहां पे एक और आ जाएगा डेटर। ठीक है जी, 11,000। बैंक पे कोई फर्क नहीं आया, मशीनरी में कोई फर्क नहीं, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं, डेटर बन गया। कैपिटल इतनी आ गई, लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं। तो बच्चे ये ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। इसको अब मैं कर देता हूं रब। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। खत्म बेटा खत्म, ये क्वेश्चन होने वाला है खत्म। पता ही आपको डेटर है, साफ साफ सुंदर सुंदर। ये डेटर है, बस मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ। सुनो जी, 20,000 की चीज को 22,000 में सेल किया तो 20,000 स्टॉक चला गया, 2,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड, 22,000 लेने थे, जो कैश में आ गए वो कैश में चले गए, और जो डेटर में आ गए वो डेटर में चले गए। पॉइंट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 3 आप कर लोगे, पॉइंट नंबर 4 भी आप कर लोगे, पॉइंट नंबर 5 भी मेरे बच्चे कर लेंगे। अब करते हैं बच्चे पॉइंट नंबर 6। देखो बच्चे, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, और बच्चे चीज क्या बताने वाला हूं, एक चीज समझाने वाला हूं। देखो बच्चे, हमारी ना 2 एसेट होती हैं। क्या होती है? एसेट। एक होता है डेटर, एक होता है बिल्स रिसीवेबल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BR, बिल्स रिसीवेबल। बच्चे डेटर भी हमारी एसेट होता है, BR भी हमारी एसेट होता है। डेटर आप सबको पता क्या होता है? डेटर क्या होता है बच्चे? हमने जिससे पैसे लेने हैं वो हमारे लिए डेटर होता है। बेटा BR अभी मैं आपको नहीं बताने वाला, BR होता क्या है। एक चैप्टर आएगा बच्चे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके अंदर हमने पढ़ना है BR BP। आपको बहुत अच्छे समझ आने वाला है। अभी के लिए आपको ये याद ही करना पड़ेगा। सर लॉजिकल एकेडमी, लर्न विद लॉजिक्स, हर चीज हमें लॉजिक से समझाओ। बेटा देखो, इस BR के ऊपर ना मेरी 1 घंटे की क्लास होने वाली है। अगर मैं आपको यहां BR समझाने लग गया, अकाउंटिंग इक्वेशन भूलना शुरू कर दोगे आप लोग, तो ये काम हमने नहीं करना। हाँ, पर जब आप +1 से निकलोगे ना, जब +1 कंप्लीट होगी, तब आपको BR आता होगा, विद लॉजिक आता होगा। बच्चे मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करने वाला, आगे दौड़ते जाएं, पीछे का भूलते चले जाएं। ये काम नहीं करना हमने। स्टेप बाय स्टेप, जब आप BR की सीढ़ी तक पहुंचोगे ना, तब आपको करा दिया जाएगा। वैसे तो ये पॉइंट यहां होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब बच्चे को पता ही नहीं BR क्या होता है तो बच्चा कैसे करेगा। पर अब मैं आपको कराऊंगा। एक सिंपल सी बात है, हल्का सा समझ लो BR क्या होता है। बच्चे डेटर से पैसे लेने होते हैं तो BR से भी पैसे लेने होते हैं। BR एक बिल होता है, ठीक है। डेटर क्या करता है? डेटर हमें बिल दे देता है कि मैं आपको पैसे फ्यूचर में दे दूंगा, वो लिख के दे देता है, बिल दे देता है। तो उस केस में डेटर हमारा खत्म हो जाएगा, BR हमारा क्रिएट हो जाएगा। कहने का मतलब BR जब भी क्रिएट होगा, डेटर को खत्म कर देना, BR को क्रिएट कर देना, चाहे रट्टा लगा लो। महीने बाद जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात।
यानी कि अगर कभी भी डेटर बीआर में कन्वर्ट हो रहा है तो डेटर खत्म हो जाएंगे, बीआर क्रिएट हो जाएंगे, दोनों एसेट होते हैं। अच्छा जी, समझ आ गई आपको? बिल्कुल अच्छे समझ आ गई, वेरी गुड, गुड बेटा गुड। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। कैश, बैंक, स्टॉक, मशीन, फर्नीचर। लो जी, फर्नीचर यहाँ पे लिखेंगे पूरा जियो, डेटर यहाँ करेंगे। बच्चे जगह नहीं थी ना तो मैंने और बड़ा कर दिया उसको। अब मैं भूल गया हूं यहाँ पे क्या क्या था, आप देख लेना क्या क्या था। वैसे कैपिटल थी शायद 360 की, और इस ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट हुआ था 2000 का। चलो जी, आपने कर देना है इसका टोटल। क्या कर देना है जी? टोटल। मैं नहीं करने वाला, आपको कर देना बस टोटल। टोटल ठीक है, इसमें आ जाएगा टोटल। मैं कर रहा हूं बच्चे पॉइंट नंबर 6, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000। बच्चे हमने 10,000 गुप्ता को 10,000 की सेल कर दी, गुप्ता को 10,000 की सेल कर दी। तो बच्चे जब कुछ नहीं बताया, पार्टी का नाम बताया है तो क्रेडिट है, यानी कि हमारे यहां से 10,000 के गुड्स सोल्ड। स्टॉक चला गया 10,000 का, स्टॉक चला गया 10,000 का। अब 10,000 गुप्ता से लेने हैं, तो गुप्ता क्या बन गया मेरा? डेटर। 10,000 गुप्ता से लेने हैं। और क्या बोलता है? एंड रिसीव्ड अ बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। आपके लिए कोई मतलब नहीं है 3 months का, वो कहते हैं सेम अमाउंट का हमें एक बिल मिल गया, बीआर मिल गया। तो जब भी बीआर मिलता है 10,000 का मिला तो डेटर खत्म हो जाएंगे, डेटर 0 हो जाएंगे और बीआर क्रिएट हो जाएगा। समझ आ गई बेटा? देखो 10,000 की सेल कर दी, स्टॉक चला गया, डेटर बनना चाहिए था ना, पर डेटर ने बीआर दे दिया। तो क्या समझाया? जब भी डेटर बीआर दे देगा तो डेटर नहीं बनेगा, बीआर बन जाएगा। होता क्या है, क्यों है, बाद में करेंगे। तो हमें अब 10,000 रुपए डेटर से नहीं लेने, हमें इस बीआर से लेने हैं। अगली ट्रांजैक्शन में क्या बोलता है? रिसीव्ड, ट्रांजैक्शन नंबर 7 कहता है जी रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बीआर ऑन इट्स मैच्योरिटी। क्या बोलता है? 3 महीने बाद बीआर से 10,000 लेने हैं, उसने हमें पैसे दे दिए, तो कैश में ऐड हो जाएगा। कलेक्शन फ्रॉम बीआर, 10,000 रुपए कैश में ऐड हो गया, बीआर से पैसे आ गए, कैश में ऐड। बैंक पे कोई फर्क नहीं, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं, मशीनरी पे कोई फर्क नहीं, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं, डेटर पे भी कोई फर्क नहीं। डेटर से नहीं, हमने बीआर से पैसा लिया है, बीआर ने दे दिया पैसा तो बीआर हमारे खत्म हो जाएंगे, माइनस कर दिया बीआर, बाकी पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है जी। तो बच्चे बैक क्वेश्चन नंबर 15 आपने पढ़ना है। किसी को अभी भी ना समझ आए बीआर का पॉइंट, कॉल करना है। अगला क्वेश्चन बाद में करो, पहले ये पॉइंट क्लियर कर लो। वेरी गुड। फटाफट बच्चे बैक क्वेश्चन नंबर 19, वो क्या बोलता है? इफ टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस इज 1,30,000 एंड नेट वर्थ इज 80,000, कैलकुलेट द क्रेडिटर। कैलकुलेट द क्रेडिटर। इफ टोटल एसेट कितनी है? टोटल एसेट है 1,30,000।
नेटवर्थ कितनी है? नेटवर्थ है बच्चे 80,000 और कहता है कैलकुलेट क्रेडिटर। बच्चे एक तरह से नया नेटवर्थ आपके लिए न्यू है। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ का मतलब होता है टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट माइनस लाइबिलिटी, दैट इज कॉल्ड नेटवर्थ। तो बच्चे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब है कैलकुलेट लाइबिलिटी। नेटवर्थ का मतलब होता है टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो नेटवर्थ गिवन है, टोटल एसेट गिवन है, तो लाइबिलिटी निकल जाएगी। हाँ जी निकल जाएगी। नेटवर्थ है 80,000, टोटल एसेट कितनी है? 1,30,000 माइनस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इधर आके प्लस हो जाएगी 130, ये इधर आके माइनस हो जाएगी। $50,000। तो मेरे बच्चे आपकी आ गई लाइबिलिटी इक्वल्स टू 50,000, या फिर आप बोल सकते हो आपके क्रेडिटर आ गए 50,000 रुपीज के। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस नेटवर्थ आपके लिए न्यू था, तो इसको आप लिख लेना और समझ लेना अच्छे से। समझ आ रही है? वेरी गुड। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये लास्ट ही बैक क्वेश्चन होगा, हो सकता है 28 हो 26 हो, पर लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। मेरी बुक में 27 है, मैं पढ़ देता हूं आपको। शो एन, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये था 19, ये था आपका 19। लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपके जो डाउट्स हैं वो बस फोन पे सारे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट, एसेट तो बड़ा चाहिए, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है जी। हाँ जी, बैक क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन। खत्म बेटा खत्म, आज की क्लास भी खत्म। Show an accounting equation on the basis of the following. Sunil started business with cash of rupees 1,50,000. कर लोगे आप? ट्रांजैक्शन नंबर 2, सुन लो 1 मिनट के लिए। ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 आउट ऑफ कैश। वो क्या बोलता है? क्या हमने कोई पर्सनल पैसे लगाए बैंक में? नहीं, कंपनी के पास कैश पड़ा है, कंपनी ने उस कैश में से बैंक में पैसा जमा करा दिया, तो कैश में से पैसा चला जाएगा, बैंक में पैसा ऐड हो जाएगा, कोई ये कैपिटल नहीं है। बच्चे पॉइंट नंबर 3 ये मैं कराऊंगा। वो कहता है ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर ₹50,000 एंड डिपॉजिट द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। देखो बच्चे, ओनर की एक अपनी पर्सनल कार है, बिजनेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। ओनर ने अपनी पर्सनल कार सेल कर दी, सेल करने से पैसा आया, जो पैसा आया उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड। जब भी ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो बच्चे एक तो क्या हुआ? बैंक कैपिटल। पॉइंट नंबर 3 कर रहे हैं, कैश इन्वेस्टेड इन बैंक,
कैश इन्वेस्टेड इन बैंक, तो बैंक में बच्चे कितना है 50,000, बैंक में 50,000 रुपये आ गया और साथ ही साथ आपकी कैपिटल में भी 50,000 रुपये आ गया कैपिटल में। समझ आ गई? क्या बोलता है वो, कहता है पर्सनल कार सेल कर दी, पैसा आ गया, वो पैसा बिजनेस का नहीं है, वो पैसा उस बंदे का पर्सनल है, अब उसने अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो कैपिटल बन गई। वेरी गुड। अब हमने पढ़ना है पॉइंट नंबर 4। ये कहता है ही परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख। क्या कहता है? बिल्डिंग एंड फर्नीचर बच्चे इकट्ठा दिया है, अलग अलग नहीं दिया। हमें नहीं पता बिल्डिंग कितने की है, हमें नहीं पता फर्नीचर कितने का है, उसने बिल्डिंग और फर्नीचर इकट्ठा परचेज किया 1 लाख का। तो बेटा क्या होगा, बिल्डिंग एंड फर्नीचर इकट्ठा लिख देना आपने, इकट्ठा, अलग अलग नहीं लिखना। हमारा 1 लाख चला जाएगा कैश, बच्चे ट्रांजैक्शन नंबर 2 1 होगी ना, ट्रांजैक्शन नंबर 2 नहीं 4, ट्रांजैक्शन नंबर 4 वो कहते हैं हमने 1 लाख का बिल्डिंग एंड फर्नीचर परचेज किया, तो 1 लाख कैश में से माइनस एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर दोनों में इकट्ठा आ जाएगा 1 लाख। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है बच्चे रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट। वो कहते हैं टेनेंट से पैसे आए, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट। जब टेनेंट से पैसे आए, कितने पैसे हैं 1000 रुपीज, 1000 रुपए टेनेंट से आए तो कैश आ गया 1000 रुपए। रेंट, रेंट मिला है तो रेंट हमारी इनकम है, इनकम मतलब कैपिटल में ऐड। समझ आ गई बच्चे? हाँ जी बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट। ये ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 9 है ये, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट। बच्चे देखो, मेरा बिजनेस है, मेरे को रेंट आता है, रेंट आया पिछले पॉइंट में, कैश भी आ गया और इनकम भी आ गई। बच्चे मैंने उनसे कुछ पैसे एडवांस में ले लिए, लिखे ना रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट। कैसे पता चला कि ये पैसे एडवांस में आए हैं? देखो बच्चे, सिक्योरिटी हमेशा एडवांस में आती है। ये हुआ होगा कि मान लो कोई बंदा मेरे पास आया, कोई टेनेंट आया, वो बोलता है कि सर हमें आपकी बिल्डिंग चाहिए, मेरे को आके बोला कि सर मुझे आपकी बिल्डिंग चाहिए रेंट पे, तो मैंने उसको बोला कि आप पहले कुछ सिक्योरिटी दो। क्या दो? सिक्योरिटी दो, एडवांस में पैसा दो, तब मैं आपको बिल्डिंग दूंगा। सिक्योरिटी ले ली, तो बच्चे एक तरह से एडवांस में इनकम आ गई। तो ये क्या है? अनअर्न्ड इनकम। एक तो कैश आ गया, कितनी है सिक्योरिटी? 1500 है शायद। सिक्योरिटी रिसीव्ड इन एडवांस, एक तो 1500 कैश आ गया, साथ ही साथ क्या ये मेरी इनकम है? नहीं, ये मेरी इनकम नहीं है, मेरे सिर के ऊपर एक लायबिलिटी है। फ्यूचर में एडवांस पैसे आ गए, या तो फ्यूचर में पैसा वापस करूंगा या फ्यूचर में रेंट की सर्विसेज दूंगा। तो फ्यूचर में देना है तो लायबिलिटी यहां पे आ जाएगा अनअर्न्ड रेंट। अनअर्न्ड रेंट लायबिलिटी में 1500। एक तरह से आपकी ये अनअर्न्ड इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक तो कैश में आ गया, एक लायबिलिटी में आ गया। लास्ट पॉइंट है बच्चे, वो कहता है इन्वेस्टेड इन शेयर, ब्रैकेट में लिख दिया पर्सनल। मतलब बिजनेस से पैसे निकाले और पर्सनल काम के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दिए, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए। तो बच्चे पर्सनल काम के लिए ना, जब भी पर्सनल काम के लिए बिजनेस से पैसा निकलेगा, एक तो कैश में से माइनस होगा 50,000, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, ब्रैकेट में लिख दिया पर्सनल।
यानी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल कर कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, तो बिजनेस से कैश चला गया, साथ में बन गई ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स बचे कैपिटल से माइनस। खत्म खत्म बेटा खत्म, आज की क्लास खत्म। हाँ जी बिल्कुल बेटा बिल्कुल खत्म हो गई आपकी क्लास। फटाफट अपना होमवर्क नोट कर लो। आपने करना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यानी कि बैक क्वेश्चन नंबर 4, 7, 10, 15 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपने करना है 19 एंड 27। बच्चे हो सकता है आपकी बुक्स में ये अलग हो, पर हर क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैंने उसकी स्टार्टिंग बोली थी तो वही आपने करनी है। आज मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस कराए हैं, ये 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके अलावा बैक क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना आपको। आपका सारा सिलेबस सारा चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो चुका है। एक डिफिकल्ट चैप्टर होता है ये। हाँ जी आपको नहीं लगा बेटा, अलग बात है। अकाउंटिंग इक्वेशन में बच्चों के एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं। बच्चे बोलते हैं सर इतना मुश्किल चैप्टर है, आपको नहीं लगा बहुत अच्छी बात है। चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आज आपको ये कर देना है, कल हम नई वीडियो नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।